खबरों की शुरुआत करते हैं। शरद पवार और अजीत पवार ने आज अपने अपने एनसीपी विधायकों के गिरोह के साथ अलग अलग मीटिंग की। दोनों ही गिरोह ने अपनी अपनी ताकत का मुजाहिरा करने के मकसद से आज ये मीटिंग बुलाई थी। एनसीपी चीफ शरद पवार ने नरीमन पॉइंट में वाक़े YB चौहान सेंटर में बेटी सुप्रिया सुले पार्टी के दीगर विधायकों और कारकुनान के साथ मीटिंग की। वहीं दूसरी जानिब अजीत पवार के नोटिस पर सभी मौजूदा और साबिक विधायक, सांसद, वर्करान कमेटी और दीगर मीटिंग में शामिल हुए। आपको बता दें कि एनसीपी में दरार का मामला अब चुनाव आयोग पहुंच गया है। एनसीपी के दोनों गिरोह ने चुनाव आयोग को इत्तला दी है और खुद के असली होने का दावा किया है। इस बीच एनसीपी के 35 विधायक बागी अजीत पवार के साथ स्टेज पर दिखे। मालूमात के मुताबिक अजीत पवार का गिरोह आज मीटिंग के बाद चुनाव आयोग से रुजू करने के ऑप्शन पर गौर कर रहा है और उम्मीद है कि वो एनसीपी पार्टी के नाम और चुनाव निशान पर दावा पेश करेगा। दूसरी ओर शरद पवार गिरोह ने भी चुनाव आयोग में एक कैविएट दाखिल की है। मीटिंग के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार ने मुझे सबके सामने विलेन के तौर पर पेश किया। मेरे मन में अभी भी उनके लिए गहरी इज्जत है, लेकिन आप मुझे बताएं, IAS अफसर 60 बरस की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। राजनीति में भी बीजेपी नेता 75 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को ही देख लें। तो महाराष्ट्र में एनसीपी के दरमियान पड़ी दरार को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। सभी सियासी नेता इस मामले को लेकर अपना रद्द-ए-अमल पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में उद्धव ठाकरे गिरोह के नेता संजय राउत ने बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि जिस तरह से अजीत पवार को लाया गया है, इसकी जरूरत नहीं थी। बात ऐसी है कि एक फ्रेज है, एक फुल दो हाफ, कभी कभी आप मजाक में ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दो हाफ है, दो डिप्टी सीएम, और एक फुल नहीं है, वो भी डाउटफुल है। मुख्यमंत्री वो कोई भी जा सकते हैं। जिस तरह से अजीत पवार को लाया गया है, कोई ज़रूरत नहीं थी। पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजीत पवार जैसे सीनियर नेता को, उनके साथ कुछ MLA भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया, उनका बार्गेन पावर ख़त्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। उसका मतलब मुख्यमंत्री डाउटफुल है और बाकी दो हाफ है। एक डाउटफुल दो हाफ, ये सिनेमा महाराष्ट्र में चल रहा है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में आज वकीलों के दो गुटों के बीच झड़प होने के बाद फायरिंग की घटना सामने आई है। बता दें कि वकीलों के दो गुटों में झड़प के बाद हवाई फायरिंग की गई। हालांकि इस फायरिंग में किसी को भी गोली नहीं लगी है। मालूमात के मुताबिक आज दोपहर लगभग 1:30 बजे किसी बात को लेकर वकीलों के दो गिरोह के दरमियान बहस हुई, जो बाद में झगड़े में तब्दील हो गई। बताया ये भी जा रहा है कि पहले तो दोनों फरीक के दरमियान जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे तक चले। उसके बाद एक दूसरे को डराने के लिए हवाई फायरिंग भी की गई। सब्जी मंडी पॉलिसिक थाने में इस मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद से पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि फायरिंग करने वाले वकील कौन थे और झगड़ा आखिर किस बात को लेकर शुरू हुआ था। राजस्थान में पिछले कुछ बरस में पेपर लीक की बहस जोरों पर है। रीट पेपर लीक मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। अब रियासत के वजीर आला अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लिया है। गहलोत ने पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में ज्यादा से ज्यादा सजा उम्र कैद करने के लिए बिल लाने का फैसला लिया है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा है कि रियासत में मुसाबकती इम्तिहानात में शफाफियत लाने के मकसद से चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है कि RPSC, DOP, RSSB और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके बेहतर अमल तैयार करे। आपको बता दें कि हाल ही में पेपर लीक मामले में RPSC ने मजीद 2 पेपर मंसूख कर दिए थे। RPSC मेंबर और पेपर लीक करने वाला बाबूलाल कटारा फिलहाल SOG की गिरफ्त में है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कबीलाई आदमी के ऊपर पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने अपना रद्द-ए-अमल पेश किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुजरिम की कोई जात, कोई मजहब और कोई पार्टी नहीं होती। मुजरिम सिर्फ मुजरिम होता है और उसे सजा मिलेगी। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है और ना कोई पार्टी होती है।
अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं मध्य प्रदेश के सीधी जिले में कबीलाई आदमी के ऊपर पेशाब करने का वीडियो वायरल होने के बाद सियासत भी जोरों पर है। इस हादसे को लेकर साबिक वजीर आला और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने शिवराज हुकूमत पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। आज मेरा मन मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से बहुत दुखी है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। ये घटना टांटिया मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। ये घटना मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। मैं शिवराज सरकार को चेतावनी देता हूं कि आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों को सरकारी संरक्षण देना बंद करें। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आदिवासी समाज के साथ खड़ी है। नाजरीन, इस साल का हज मुकम्मल होने के साथ ही सभी आज़मीन हज मदीना तुल मुन्नवरा में आ रहे हैं। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह मदीना शरीफ में हिंदुस्तान से हज के लिए पहुंचे आज़मीन की तरफ से मुल्क की सलामती के लिए दुआओं के सिलसिले जारी हैं। इस कड़ी में तहजीब टीवी की टीम ने मदीने में वाक़ मस्जिद ए नबवी म्यूजियम का जायजा लिया। आपको बता दें कि मस्जिद ए नबवी को तारीख के एतबार से कई मरतबा तब्दील किया जाता रहा है। मदीना तुल मुन्नवरा में वाक़ इस म्यूजियम में बड़ी खूबसूरती के साथ मस्जिद ए नबवी की तामीर के मराहिल का सारा नक्शा खींचा गया है। इस दौरान मरकजी जमियत अहले हदीस हिंद के अमीर मौलाना असगर अली इमाम मेहंदी सल्फी ने मदीना में वाक़ मस्जिद नबवी म्यूजियम का दौरा किया और मस्जिद नबवी में मौजूद तमाम यादगार से रूबरू हुए। इस मौके पर तहजीब टीवी से बात करते हुए मौलाना असगर अली ने सफ़र हज से जुड़ी यादें ताज़ा की और मुल्क की आवाम को भाईचारे और मिलजुल कर रहने का पैगाम दिया। हजरत, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद आपको कि हज मुकम्मल हो चुका है और आप लोग यहाँ फिर मदीना तशरीफ़ लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले तो हज के सफ़र का के ऊपर थोड़ा रोशनी डाल दीजिए। ओवरऑल कैसा रहा आप लोगों का सफ़र हज? देखिए, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन, महमूद और मुबारक सफ़र मुसलमान का बैतुल्लाह शरीफ का है। ख़ुसूसन हज की नीयत से हो तो उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फरीज़ा है, बहुत बड़ा मकसद है और अपने जनों में बहुत सारे बरक़ात और बहुत सारे खैरात लेकर के आता है। तो हमारा ये सफ़र जो खादिमुल हरमैन शरीफैन के ज़ियाफ़त में था और इंतहाई दर्जे खुशगवार रहा और यहाँ की जो इंतज़ामात थे मशाइर के और मक़ामात मुक़द्दसा के, वो सारी दुनिया जानती है कि आला से आला दर्जे का जो इंतज़ाम हो सकता था वो था। इसलिए ये हज जिस तरीके से अमन व सुकून और इत्मीनान का हकीकी माने में परतव था, उसी तरीके से आराम व आशाइश और तमाम मनासिक को इंतहाई इत्मीनान से और किताब व सुन्नत के मुताबिक अदा करने का मौका फराहम हुआ, जिस पर अल्लाह जल्ल शानहू का जिस कदर शुक्रिया अदा करें कम है। फिर इस ममलकत खुदादात का जिस कदर हम शुक्रिया अदा करें कम है कि इस तरह की तफसीलात न कभी तसव्वुर में था न ऐसा हो सकता था। अच्छा। इसके साथ ही हमने हज के अय्याम में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए और बंदों का शुक्र अदा करते हुए, अपने साथियों का शुक्र अदा करते हुए हमने खुसूसी तौर पर दुआ की अपने मुल्क के लिए, अपने वतन अज़ीज़ के लिए भी और इस मुल्क के लिए भी जो ममलकत इंसानियत कहलाता है, और हम तमाम मिल्लत इस्लामिया के लिए खुसूसी दुआ की हमने और अपने वतन के लिए और सारे जहान के इंसानों और मुसलमानों के लिए कि वो अमन शांति, भाईचारा और जिस तरीके से एक आदम और एक माँ बाप की औलाद है उस मोहब्बत के साथ रहें। खुसूसन हमारा मुल्क हिंदुस्तान अमन शांति का गहवारा रहे और जिस तरीके से वहाँ उसकी तारीख़ है एक दूसरे के साथ मिल कर के रहने की और अपने तमाम फ़राइज़ और शायर के अदा करते रहने की, मुझे यकीन है कि हमारी ये दुआ कबूल होगी और हम अपने मुल्क का, मिल्लत का नाम रोशन करेंगे
क्या पैगाम क्या देंगे हिंदुस्तान की आवाम को आप? पैगाम में तो हर वक्त जो अल्लाह जल्ल शानू का पैगाम है कि तुम अमन से रहो, आश्ती से रहो, मोहब्बत से रहो, और तुम भाई भाई हो, बनी आदमा दा एक दीगरन, सारे बनी आदम जितने इंसान मानव और मनुष्य हैं वो सब भाई भाई हैं, और अल्लाह जल्ल शानू चाहता है कि उसके बंदों के दरमियान मोहब्बत रहे और सब भाई भाई बन करके रहें। ये अगर हो जाता है तो उसके बाद दुनिया की सारी अच्छाइयाँ और हर तरह की भलाइयाँ, तामीर व तरक्की मुल्की सतह पर भी और इंफरादी सतह पर भी अल्लाह जल्ल शानू की तरफ से आ जाएगी। ये मेरा पैगाम है और ये पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।